हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे किसमें, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि मोनोकोट्स में स्टेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है और डाइकोट में स्टेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उसके बाद में जो यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट करी थी, उस यूनिट थर्ड में हमने कौन सा पोर्शन पुटअप किया था कि जो प्लांट्स होते हैं या एंजियोस्पर्म होते हैं, इन एंजियोस्पर्म में रूट एंड लीफ सिस्टम कैसा होता है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ भी हम मोनोकोट एंड डाइकोट्स की ही बात करेंगे। तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डाइकोट्स में लीफ पाई जाती है, उस डाइकोट्स की लीफ में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और मोनोकोट्स की लीफ में कैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इन जो दोनों पत्तियों का या डाइकोट मोनोकोट लीव्स का मैंने संरचना के बारे में आपको बताया था। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कुछ डिफरेंस भी होते थे, जो मैंने आपको बताया कि इन डिफरेंस से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डाइकोट की लीफ में ये अंतर होते हैं और मोनोकोट की लीफ में ये अंतर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइकोट की लीव्स होती हैं, उसकी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है। दोनों वैसे तो यूनिलेयर्ड ही होती है, लेकिन जो डाइकोट्स की अपर एपिडर्मिस होती है वो कई प्लांट्स में मल्टी लेयर्ड होती है, जैसे कि बरगद और नीडियम में। लेकिन जो मोनोकोट्स होती है उनमें सदैव ही जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, वो सिंपली यूनिलेयर्ड ही होती है। फिर मैंने आपको बताया था डाइकोट्स में अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल थिक होती है और स्टोमेटा कम होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल कैसी होती है, कम होती है और स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी कहते हैं। अर्थात उसे डॉर्सिवेंट्रल लीफ को हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। और आइसोबाइलेटरल मींस मोनोकोट जो लीफ होती है उसमें अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मिस के स्टोमेटा समान होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि डाइकोट्स में जो मिजोफिल सेल्स होती है या मिजोफिल टिश्यूज़ होते हैं, वो दो टाइप्स में डिवाइड या डिफ्रेंशिएट होते हैं, लाइक पेलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। जबकि जो मोनोकोट्स में जो मिजोफिल टिश्यूज़ होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, वो पैरेन्काइमेटस होते हैं, वो गोल या स्फेरिकल हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी थी। आज वाली क्लास में हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। तो जो डाइकोट रूट है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। ट्रांसफर सेक्शन लेने पे हमें डिफरेंट जोन्स दिखाई देंगे, डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे। वो क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट दिखेगा हमें एपिडर्मिस, सेकंड कॉर्टेक्स, थर्ड एंडोडर्मिस, फोर्थ पेरिसाइकल, फिफ्थ वास्कुलर बंडल्स और सिक्स वन इज पिथ। तो अगर हम किसी भी डाइकोट रूट का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो कंप्लीट, अगर हमने स्टेम सिस्टम की बात की हो, रूट सिस्टम की बात की हो या लीफ सिस्टम की बात की हो, इन सभी में हमने क्या किया है कि मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के एग्जाम्पल लिए हैं और उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं वो हमने पढ़ा है। तो हम ट्रांसफर सेक्शन लेके ही उसकी जो लेयर्स है या उसके जोन्स है डिफरेंट उनका पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट में कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देंगे या कौन कौन से लेयर्स दिखाई देगी, वो है एपिडर्मिस, सेकंड है कॉर्टेक्स, थर्ड है एंडोडर्मिस, फोर्थ है पेरिसाइकिल, फिफ्थ है वैस्कुलर बंडल और लास्ट है पिथ। तो हम वन बाय वन इन सभी पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस पे। तो जो मोनोकोट्स होती हैं, ये जो डाइकोट्स रूट्स होती हैं, इन डाइकोट्स रूट्स में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। इस पे मेजर क्वेश्चन आता है आपके
कि डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर बताइए, या डाइकोट रूट स्ट्रक्चर की स्टडी में क्या क्या आता है वो आप बताइए। तो इस पर मेजर क्वेश्चन आता है आपके 6 नंबर का। तो देखो ट्रांसफर सेक्शन लेने पे हमें ये डिफरेंट मेनली जो 6 क्षेत्र दिखाई देती हैं या 6 लेयर्स दिखाई देती है वो ये है। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की अगर बात करें तो रूट में पाई जाने वाली एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। ये आपके छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्मॉल क्वेश्चन लगभग आधे नंबर का, कि एपिब्लेमा किससे कहते हैं। तो एपिब्लेमा किस, और ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ जाता है कि एपिब्लेमा क्या है। तो रूट में पाई जाने वाली एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। ये कैसी होती है? ये एक परतीय होती है और पैरेनकाइमेटस होती है, ठीक है। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। सेल्स आपस में सटी हुई होती है। जो सेल साइज होती है वो लेंथ में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखो ये मैं बात कर रही हूँ कि इस एपिडर्मिस में जिसे हम एपिब्लेमा कहते हैं, किसमें? रूट में जिस एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कह रहे हैं उसमें क्या क्या दिखाई देता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, या सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है ये मैं यहाँ बता रही हूँ। तो देखो एपिब्लेमा एक यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, या मैं यूँ कहूँ कि रूट में पाई जाने वाली एपिडर्मिस जिसे एपिब्लेमा कहते हैं, ये एक परतीय होती है। ये नेचर में कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस, मीन्स ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मृदुतकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश कम होते हैं और एपिब्लेमा की प्रत्येक सेल साइज में कैसी होती है? जैसे कि लेंथ में तो वो मीन्स लंबाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होती है। और मैचुरेशन जोन में ये जो सेल्स होती हैं या ये जो एपिडर्मिस होती है उस पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आपने रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी पढ़ी हो तो रूट में डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे कि रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, ठीक है। ये डिफरेंट जोन्स होते हैं। तो जो रूट का मैचुरेशन जोन होता है जहाँ से वो जल का अवशोषण करता है, मैचुरेशन जोन जहाँ से वो जल का अवशोषण सबसे अधिक करेगा, तो उस जोन में रूट हेयर्स होते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। अब देखो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये बाल नुमा संरचनाएं होती है, ये छोटे छोटे रोम होते हैं जो रूट के मैचुरेशन या परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये बात हो गई कि इन सेल्स की लंबाई कम और चौड़ाई अधिक होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, ये यूनिलेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। उसके अलावा इसके मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस प्रकार से मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स स्टेम में क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा होती है, उस प्रकार से रूट में क्यूटिकल व स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रूट में पाई जाने वाली एपिडर्मिस में क्यूटिकल भी एब्सेंट होती है और स्टोमेटा भी एब्सेंट होती है। तो इस तरह से ये हुई इसकी एपिडर्मिस की बात। तो एपिडर्मिस में ये डिफरेंट जोन्स पाए जाते हैं। अब मैं अगर एपिडर्मिस के फंक्शंस की बात करूँ तो इसके फंक्शंस क्या है कि एपिडर्मिस रूट में पाए जाने वाले इंटरनल टिश्यूज़ को सुरक्षा प्रदान करती है। मीन्स ये एक आवरण की तरह कार्य करेगी जिस आवरण के अंदर अन्य सेल्स या टिश्यूज़ सुरक्षित रहते हैं या उनको इंजरी नहीं होती है। अब देखो कॉर्टेक्स, तो एपिडर्मिस के नीचे से लेकर कॉर्टेक्स पहले कहाँ पाई जाती है वो देख लो। तो रूट में एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाई जाती है।
तो एपिडर्मिस के नीचे से लेके एंडोडर्मिस तक का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। तो कॉर्टेक्स कौन सा भाग हो गया कि एपिडर्मिस के नीचे से लेकर एंडोडर्मिस तक का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। उसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है वो कैसे होती है, पैरेनकाइमेटस मीन्स मृदुतकीय प्रकार की होती है। इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है और उसके अलावा ये सेल्स कैसे होती है, लिविंग होती है और क्या कार्य करती है, स्टोरेज का। अब देखो डाइकोट जो रूट्स होती है उनमें कॉर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन हो गया, एपिडर्मिस के नीचे से लेके एंडोडर्मिस तक का भाग कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये जो कॉर्टेक्स होती है वो कई परतीय हो सकती है। उसके अलावा ये इनमें पाई जाने वाली सेल्स या ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है, मीन्स जीवित होती है। और इनकी या इस कॉर्टेक्स की सेल्स में क्या क्या उपस्थित होता है, इस कॉर्टेक्स की सेल्स में स्टार्च, गोंद, टैनिन और रेजिन जैसे पदार्थों का संग्रहण होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है वो किस किस का स्टोरेज करेगी या संग्रह करेगी, ये लिविंग सेल्स होती है जो स्टोरेज किस किस का करेगी, स्टार्च का करेगी, गोंद का करेगी, टैनिन का और उसके अलावा रेजिन का संग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस क्या होगी, तो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम लेयर होती है या इनरमोस्ट लेयर होती है। तो एंडोडर्मिस की हम बात करें तो एंडोडर्मिस क्या होती है कि ये कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम परत होती है या इनरमोस्ट लेयर होती है जो कि एक परतीय होती है, यूनिलेयर्ड होती है, नेचर में पैरेनकाइमेटस होती है। इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। ये भी जीवित सेल्स होती है। ठीक है, तो एंडोडर्मिस क्या हुआ कि कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम लेयर होती है, यूनिलेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। उसके अलावा रूट्स में पाए जाने वाली एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स पे सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है या सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। इस कारण इन सेल्स को कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, जो इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक विशिष्ट गुण होता है। आपको ये पूछ सकते हैं कि कैस्पेरियन बैंड्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। तो एंडोडर्मिस का एक विशिष्ट रूट्स में पाई जाने वाली एंडोडर्मिस का एक विशिष्ट लक्षण होता है कि इनकी कुछ सेल्स पे सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है और सुबेरिन का स्थूलन पाए जाने के कारण उन सेल्स को कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। कैस्पेरियन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि कैस्पेरियन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम कैस्पेरियन पड़ा। अब देखो जिन सेल्स पे सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है उन्हें कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, जो इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इनका डाइकोट्स की रूट्स में पाई जाने वाली एंडोडर्मिस का विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये। ठीक है, और एंडोडर्मिस की जिन सेल्स पे सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता है उसे पैसेज सेल्स या पथ्य कोशिकाएं कहते हैं। तो कैस्पेरियन बैंड्स तो किन्हें कहा कि एंडोडर्मिस की जिन सेल्स पे एक स्थूलित पदार्थ सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है तो वो कैस्पेरियन बैंड्स होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होती है एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स ऐसे होती है जो जाइलम के सामने प्रेजेंट होती है और उनमें इस सुबेरिन का स्थूलन नहीं पाया जाता।
जिन सेल्स पे सुबेरिन का स्थूलन नहीं पाया जाता वो सेल्स पैसेज सेल्स कहलाती है, और इन पैसेज सेल्स की जो वॉल होती है वो होती है थिन, मीन्स पतली वॉल होती है। तो वे सेल्स या एंडोडर्मिस की वे सेल्स जिनमें सुबेरिन का स्थूलन नहीं पाया जाता है, उसके अलावा इनकी वॉल थिन होती है, और ये कहाँ उपस्थित होती है, ये जाइलम टिश्यूज़ के सामने उपस्थित होती है। ये थिन वॉल्ड जो सेल्स होती है इन्हें पैसेज सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जाइलम के थ्रू वाटर के ट्रांसमिशन या वाटर के संचलन का कार्य करती है, ठीक है। अब मैं ओवरऑल अगर बात करूं कार्य कि कोर्टेक्स के फंक्शंस क्या होंगे, जैसे कि एपिडर्मिस के थे कि वो रक्षीय आवरण प्रदान कर रही थी इंटरनल टिश्यूज़ को, वैसे कोर्टेक्स जिसमें इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस भी है तो इसके भी कुछ फंक्शंस है। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सेल्स होती है वो संग्रहण का कार्य करती है। मैंने बताया था कि ये फूड स्टोरेज करती है, लाइक स्टार्च, ग्लू, टैनिन, रेजिन, तो ये संग्रहण का कार्य करती है। उसके अलावा जो पैसेज सेल्स होती है एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली पैसेज सेल्स, ये क्या कार्य करेगी कि ये जो पैसेज सेल्स होती है वो जाइलम के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में वाटर के संचलन का या जल संचलन का कार्य करती है। तो जल संचलन का कार्य कौन करेगी, पैसेज सेल्स जाइलम के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में पानी का संचलन करेगी। और सेकंड वर्क क्या था, ये भोजन का संग्रहण करेगी, मैंने बताया था कि कैसे करेगी। उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, उन प्लांट्स की जो कॉर्टेक्स होती है उन कॉर्टेक्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स एरियल होती है, मीन्स वायवीय। तो कुछ प्लांट्स की जड़ें वायवीय या एरियल टाइप की होती है जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से या भूमि से बाहर की ओर निकली हुई होती है। ये जो एरियल रूट्स होती हैं इनमें क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है। और कुछ जो दलदली प्लांट होते हैं मैंग्रोव वेजिटेशंस, उनमें कुछ में ये क्या करती है कि ये इनमें या इन कोर्टेक्स सेल्स में एरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, एरेनकाइमा होते हैं, जो उसको बाउंसी बनाते हैं या फिर उसको प्लावकता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये हुई एंडोडर्मिस तक की, कॉर्टेक्स तक की बात। अब आते हैं पेरिसाइकिल पे। तो एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली लेयर पेरिसाइकिल कहलाती है। ये पेरिसाइकिल भी पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, ये भी यूनिलेयर्ड होती है और ये वेस्कुलर बंडल के चारों ओर स्थित होती है। तो पेरिसाइकिल क्या हुई कि एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली लेयर पेरिसाइकिल होती है, ये यूनिलेयर्ड होती है, नेचर में पेरेनकाइमेटस होती है और ये वेस्कुलर बंडल के चारों ओर स्थित होती है अर्य क्रम में। अब इसके फंक्शंस की बात करूँ कि पेरिसाइकिल किस काम में आती है, तो देखो पेरिसाइकिल का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है लेटरल रूट फॉर्मेशन। मीन्स ये पार्श्वीय जड़ों का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में भी आता है और आपके एग्ज़ाम में भी आता है, जो बीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, कि पेरिसाइकिल का क्या फंक्शन होता है। या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन पेरिसाइकिल के द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इसका लेटरल रूट का निर्माण करना या पार्श्वी जड़ों का विकास करना। उसके अलावा एक और फंक्शन होता है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय या सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त ये वेस्कुलर कैम्बियर और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी का कार्य करती है। ठीक है, पेरिसाइकिल एक्टिव होगी और उससे वेस्कुलर कैम्बियम और
कॉर्कोकैम्बियम एक्टिव होगी और उसके बाद में उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस देखी जाती है। तो ये हुए इसके फंक्शन। अब बात करते हैं इसके वैस्कुलर बंडल्स की। तो डाइकोट्स रूट्स में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल्स में या वैस्कुलर बंडल्स डाइआर्च टू हेक्सार्च होते हैं। ठीक है, तो डाइकोट्स रूट्स में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल सबसे पहले तो ये रेडियल फॉर्म में होते हैं। ध्यान रखना, ये रूट्स में हमेशा वैस्कुलर जो सिस्टम होता है या वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल्स अरीय या रेडियल फॉर्म में उपस्थित होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये अरीय फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो डाइकोट्स रूट्स में पाए जाने वाले वास्कुलर बंडल्स रेडियल फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसके अलावा ये डाइआर्च टू हेक्सार्च होते हैं और इनमें जाइलम व फ्लोएम अलग अलग स्थित होते हैं, अर्थात एकांतरित क्रम में अरेंज होते हैं। कैसे? जैसे ये जाइलम है तो ये फ्लोएम होगा, फिर ये जाइलम होगा, ये फ्लोएम होगा, ये जाइलम होगा, ये फ्लोएम होगा। मीन्स ये एक ही त्रिज्या पे नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग समूह में स्थित होते हैं। तो ये रेडियल फॉर्म में होंगे, डाइआर्च टू हेक्सार्च होंगे, उसके अलावा जाइलम व फ्लोएम एकांतरित क्रम में अलग अलग स्थित होते हैं। और इनमें पाया जाने वाला जाइलम एक्सार्च होता है। इट मीन्स प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर होते हैं। ये जो कंप्लीट टर्म्स है हेक्सार्च, पॉलीआर्च, डाइआर्च, ये मैं पहले आपको बता चुकी। तो देखो, इसमें पाया जाने वाला जाइलम इसमें पाया जाने वाला जाइलम एक्सार्च होगा। इट मीन्स प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। और ये जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या पे एक दूसरे से एकांतरित क्रम में अरेंज होते हैं। लास्ट है इसमें पित्त। तो इसमें पित्त कम होता है या मृदुतकीय होता है। अगर इसमें पित्त है तो वो पैरेन्काइमेटस होगा और या फिर अनुपस्थित होगा। मीन्स इनमें पित्त एब्सेंट या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है जो अल्प विकसित होता है। इस तरह से आपके डाइकोट्स की रूट स्ट्रक्चर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।